हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, आज की इस वीडियो में मैं आज के प्लान के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना और इसी टाइप्स के क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी से या फिर कोई रेफरेंस बुक है उनसे प्रैक्टिस करना। एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे बच्चे देखें, यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग आपको कल वाले दिन यानी जो फ्राइडे था 17 ऑफ मार्च, उस दिन आपने पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक को प्रिपेयर करना था। आई होप कि आपने दोनों चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर लिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आज है सैटरडे 18 ऑफ मार्च, तो आज आपको 5 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, राइट? मॉर्निंग शिफ्ट में रियल नंबर, लीनियर इक्वेशन, आई होप आप इनको रिवाइज कर रहे होंगे फ्रॉम योर एनसीईआरटी। देन एपी कोऑर्डिनेट दिन के टाइम में, एंड रात को आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करने हैं वो मैं इवनिंग में आपको वीडियो दूंगा, तब तक आप ये 4 चैप्टर्स कर लो। तो इन 4 चैप्टर्स के यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पहले आप टॉप प्रायोरिटी पे इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है? देन 19th 20th सब प्लान मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। तो रियल नंबर जो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पे प्रिपेयर करना था, तो आप देखें क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए हैं। क्वेश्चंस अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। प्लीज़ इक्वल डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस को मत देखिएगा। हाँ, वहाँ कुछ नंबर मिलते हैं तो उनका एचसीएफ एलसीएम आप निकाल सकते हैं। उसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल एक्सपेंशन पे जो क्वेश्चंस थे 1.4 एक्सरसाइज, वो भी आपकी डिलीट है। मेन आपने फंडामेंटल थ्योरम करना है, प्राइम फैक्टरेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना है, एंड इस थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपको 2 मार्क्स में इस थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसी के साथ इसके पार्ट में कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि प्राइम फैक्टरेशन से एचसीएफ या एलसीएम निकालो। स्टेटमेंट को याद करना बहुत जरूरी। उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, दैट यू नो ये कौन सा टॉपिक है, रूट 3 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो रियल नंबर का है, इट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। रूट पी इज एन इरेशनल, इसको प्रूव करो वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। अब मैंने यहाँ रूट पी लिया है, यहाँ पर रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 11 हो सकता है, यानी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लेंथी है, आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा, बट मेरा ये मानना है कि आपको ये क्वेश्चन 100% आता होगा। नहीं आता है तो आप इसको रिवाइज करो। आपने अपनी नोटबुक पे इसके नोट्स जरूर बनाए होंगे, तो वहां से देख के आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी टीचर ये क्वेश्चन तो 100% आपको प्रैक्टिस करवाते ही हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने एकदम परफेक्ट करना है। इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। कई बार आप देखें रूट 2 प्लस रूट 3 ऐसी टर्म आ जाती है, उसको इरेशनल प्रूव करना होता है। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अलग अलग इरेशनल आपको प्रूव नहीं करना है। आपको इनको पी बाई क्यू लेट कर लेना है, उसके बाद एक टर्म को उधर ट्रांसफर करके स्क्वेयरिंग करना है। इस टाइप के कुछ स्टेप्स हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया होगा, नहीं है तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी कर लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, it is very simple, 4 raised to power n can end with digit 0। आपके एनसीईआरटी ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। कई बार बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि सर ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है, इसको करना आपको। देन ये क्वेश्चन भी बच्चे इग्नोर करते हैं कि आपको इस तरह से कोई एक्सप्रेशन नंबर दे रखा है और उसको एक्सप्लेन करना है कि वाई इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो इसके भी नोट्स आपके पास होंगे, एक बार इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यहाँ बच्चे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, रीज़न आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा कि मैं कैसे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपको इनके सोल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो, जहाँ मैंने चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, तो आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा अभी ये काम है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं और आप इनको परफेक्ट करो और खुद अपने हाथों से इनको सॉल्व करो। कोई दिक्कत आती है फिर आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में इनको सॉल्व कर रखा है, ठीक है। एंड केस स्टडी क्वेश्चन, ये मैंने बोला आपको केस स्टडी क्वेश्चन तो आपको हर चैप्टर का करना है। और यहां पर देखें आपकी स्क्रीन पे सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूं, बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो और इस क्वेश्चन को आप 100% करेंगे।
और इसका क्या आंसर आप दे रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, और जो बी पार्ट है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार हमें कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ पर कुछ आपको डिवाइड वगैरह भी करना है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। बट ये केस स्टडी का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो इस टाइप के पता नहीं कितने ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अपने, जहां भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, फिर बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को 100% आपने प्रैक्टिस करना है, राइट। तो ये थे कुछ हमारे रियल नंबर के क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं लिमिटेड ही बता रहा हूं और इन्हीं पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप रियल नंबर से करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा, तो हमेशा रियल नंबर की जो वर्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस करें। स्टेटमेंट सम वर्ड प्रॉब्लम जैसे केस स्टडी वाला क्वेश्चन, कहीं भी रेफरेंस बुक से NCERT में कोई भी क्वेश्चन है, आप हमेशा कौन सा क्वेश्चन करें, रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसे आप वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट सम कहते हो। उसमें HCF की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें LCM की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एवरीथिंग वहाँ पे कवर होता है अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं, केस स्टडी को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो 5 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं रियल नंबर के, इनको परफेक्ट करो। पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ द लीनियर इक्वेशन, ये भी आपको मॉर्निंग शिफ्ट में ही प्रिपेयर करना है चैप्टर। और इसके क्या ही क्वेश्चंस बताऊं मैं आपको। मेन क्वेश्चन इसमें जो कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पे क्वेश्चंस रहता है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या यूनिक सॉल्यूशन क्या है, मैं कह रहा हूं कि मतलब हर बार बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट है, इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला टॉपिक डिलीट है, मेन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दो मेथड एंड द ग्राफ। अब ग्राफ की भी बच्चे मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। बच्चे ग्राफ का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि आप दो लाइंस बनाओ और चेक करो ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, जहाँ पैरेलल हैं, जहाँ ओवरलैप कर रही हैं। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। और ग्राफ बनाते वक्त कई बार ट्राइंगल बन जाता है, तो ट्राइंगल का कई बार एरिया पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, एंड जो 3 कंडीशंस हैं प्लीज आप उनको याद कर लें। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यूनिक सोल्यूशन। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट, फर्स्ट 2 इक्वल है, तीसरा नहीं है तो नो सोल्यूशन। उसमें लाइंस क्या बिहेव कर रही हैं वो सब आपको याद करना है। यहां देखें क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन का, फाइंड K फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आप टीचर्स के पास जाएंगे तो फर्स्ट टीचर की प्रायोरिटी यही होती है ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन हर बार आया है। अब कंडीशन मैंने इनफाइनाइट की ली है, वहां पर नो सोल्यूशन या यूनिक की भी आ सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएंगे और कोई रेफरेंस बुक है वहां से इनको पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं करके नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो अभी आपने मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मेरी 10-12 मिनट की वीडियो, बस इसको देख के आप नोट कर लो कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर, देखो सामने कौन सा क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे दो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इनका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्ट हैं, पैरेलल हैं, जो ओवरलैप कर रही। बाकी इसमें बोला है कि ट्राइंगल बनेगी यहाँ पर, तो ट्राइंगल के वर्टिसेस भी फाइंड करने हैं, फिर आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है कि दो लाइंस और एक्स एक्सिस मिलकर एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसका एरिया भी आपको फाइंड करना है। आई होप आपने नोटबुक पे क्वेश्चन किया होगा। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं, रीजन ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे को पूछोगे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर क्या 2 ही करें बाकी आप भी करने, कौन से क्वेश्चन करने, लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करनी, डिजिट वाले क्वेश्चंस, स्पीड वाले क्वेश्चन, टाइम से रिलेटेड, NCERT की वर्ड प्रॉब्लम कर लो, सफिशिएंट है, और एक्स्ट्रा इसमें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड कहूँ या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहूँ, सभी बच्चों को वो आता ही है, तो वो वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस 1-2 कर लो, बस सफिशिएंट है। बस ये समझ लो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। बाकी ज़्यादातर आपने इन क्वेश्चंस को करना है, ग्राफ वाले, के वाले क्वेश्चन एंड द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी NCERT की वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद आप कहीं दूसरी बुक पे जा सकते हो। क्वाड्रेटिक की जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं कल वाली वीडियो में,
आई होप आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया होगा। नाउ द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5-6 क्वेश्चंस हैं, देखो इनको और बच्चे अपनी नोटबुक पे नोट करके इनको सॉल्व करो। नहीं होते हैं मुझे बताओ, जहाँ फिर एपी पूरा चैप्टर मैंने सॉल्व कर सका है, किया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। बट फिर भी दिक्कत आती है कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन सी फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट कई बार पूछेंगे मिडल टर्म फाइंड करो, बच्चा कंफ्यूज है सर मिडल टर्म कैसे निकालेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बच्चे लास्ट टर्म आपको दे रखी है, इसकी हेल्प से आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी तो मिडल में कितनी टर्म्स आ रही हैं, एक आ रही है, दो आ रही है, बस उनको फाइंड करना होता है। लेट अस सपोज कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 23, आपने एन क्या फाइंड कर लिया 23। लेट अस सपोज इस क्वेश्चन में क्या आएगा वो देख लेना। अगर 23 टर्म्स आ रही हैं तो 11 एक तरफ हो गई, 11 एक तरफ हो गई, 22 कंज्यूम हो गई, तो मिडल में एक टर्म बची ना, कौन सी, 12th टर्म। तो इसका मतलब आपको 12th टर्म फाइंड करनी, बस इस टाइप के क्वेश्चन है। तो वो भाषा बदल रहा है, लैंग्वेज बदल रहा है, लेकिन क्वेश्चन वही है, nth टर्म निकालो या फिर सम निकालो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लैंग्वेज से घबराना नहीं है, रीडिंग टाइम में प्रॉपर रीडिंग टाइम यूटिलाइज करना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, स्पेशली केस स्टडी को तो अच्छे से रीड करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म। इसको करें। क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ गए, फाइंड के सो दैट दीज 3 नंबर्स आर इन द एपी। ये तीनों नंबर एपी में है, तो बताएं के का वैल्यू क्या है। जो सेंटर वाला होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है, जहाँ फिर इनका माइनस करके देखें, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, इक्वल ले लें क्योंकि एपी में है तो डिफरेंस सेम ही होगा, तो वहाँ से के निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में भी है। आपको एसएन दिया होता है तो आपको एएन और ए10 या कोई भी सम या कोई टर्म निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, तो एसएन से एएन डायरेक्ट भी आ जाता है, या फिर आप इसमें 1 2 3 ऐसा पुट करके सम निकालें, फिर टर्म्स निकालें, फिर कॉमन डिफरेंस निकलेगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, अपनी नोटबुक जो टीचर बनवाता आपसे उस पर क्वेश्चन 100% होगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 25। फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है दैट इज 25 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, नेक्स्ट 5 टर्म्स को कैसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब होता है कि 10 टर्म में से फर्स्ट 10 टर्म में से फर्स्ट 5 टर्म को माइनस कर दो, तो इसका यही मतलब होता है इट इज द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो वो हमें -75 दिया हुआ है। तो जो S5 है वो यहाँ पुट करें, S5 की जगह 25, तो आपके पास यहाँ पे S10 की भी वैल्यू मिल जाएगी -75 + 25, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर, तो S10 आ गया, S5 आ गया, इनसे दो इक्वेशंस बनाओ, A और D की वैल्यू निकालो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना, कर लेना इसको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, 9th टर्म फ्रॉम द एंड। तो एंड से अगर कोई टर्म आपको फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एल को पहले लिखना है, लास्ट टर्म को, बीच में माइनस लिखना है, n - t, ये फॉर्मूला है। एल जैसे यहाँ 185 लिख दिया, माइनस लिखना है बीच में, प्लस नहीं लिखना, नॉर्मली प्लस है फॉर्मूले में, लेकिन एंड से अगर पूछा है तो बीच में माइनस डाल दो। n होता है जो टर्म आपको फाइंड करनी है, 9 हो गई यहाँ पर, और कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेना है, 9 में से 5 गया 4, दैट्स ऑल। इसको सिंप्लीफाई करो, एंड से आपको 9th टर्म मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एंड से टर्म को ढूंढने का। एपी को रिवर्स करने का भी प्रोसेस है, वो भी कर सकते हैं, अगर रिवर्स नहीं करना है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करें, डी वगैरह जो आ रहा है वही लेना होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें भी लास्ट स्टेज पर आके बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूजन करते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन में nth टर्म निकालनी, an निकालना, जो n आपको आएगा उसको लेस देन 0 लेना, लेस देन 0, और वहां से फिर जो n की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। ऑप्शनल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है और आपने किया भी होगा अपनी नोटबुक पे, तो इस क्वेश्चन को भी आपने करना, ठीक है। ये थे 7 क्वेश्चन फ्रॉम
AP। अब आप बोलेंगे सर यही 7 करें या और भी कोई क्वेश्चंस करने? बिल्कुल और भी करने। कहाँ से क्या करने? AP की जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम, रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम, उन सभी क्वेश्चंस को NCERT से करें। आपकी जो 5.3 एक्सरसाइज है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर लास्ट की जो वर्ड प्रॉब्लम है क्या वो सिलेबस में है? 100% वो सिलेबस में है और वही क्वेश्चंस आपके केस स्टडी क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इसलिए AP की वर्ड प्रॉब्लम कोई भी नहीं छोड़नी NCERT की, और फिर कोई केस स्टडी एक्स्ट्रा मिलता आपको कहीं से, वहां से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करो। 7 ये हो गए, बाकी केस स्टडी वर्ड प्रॉब्लम करना। दैट्स ऑल फ्रॉम द AP। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस से डिलीट है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन में पता क्या आएगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप बोलेंगे सर ये तो डिलीट है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे पूछ लिया? मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम बिना फॉर्मूला लगाए किसी और तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने लिया है। सिलेबस में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला से आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बन जाता है, वो भी आप देख लेना। एंड इधर से सेंट्राइड फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है, तो वो सब हमने किया ही है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट दीज 3 वर्टिसेस आर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहे ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस, इसको प्रूव करो। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो जैसे बच्चा क्वेश्चन रीड करेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो माइंड में ये स्ट्राइक होगा, अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो डिलीट है, ये कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया। मेरे बच्चे ऐसा जरूरी नहीं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमको वो फॉर्मूला ही लगाना है। जब सॉरी जब आप इसको प्रूव कर देंगे कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से, लेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ रहा है। जब आप प्रूव कर देंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको पता चल जाएगा परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। जैसे मानो मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसके अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेन्यूज AC है, तो आपका B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप अभी एरिया निकालेंगे ना इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका BC हो गया और हाइट आपकी AB होगी। तो आप देख लेना वहां पर हाइपोटेन्यूज कौन बन रहा है। हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो 2 साइड्स होंगी, तो एक परपेंडिकुलर और एक ये बेस बन जाए, तो इस फॉर्मूले से आपने एरिया निकाल लेना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि एरिया का क्वेश्चन पूछ लिया तो अरे ये तो सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले सारी साइड्स निकालो, उनके स्क्वायर करो और देखो PGT कैसे अप्लाई हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी फेमस क्वेश्चन, NCERT में भी है। इफ द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो P जो है वो A और B से समान दूरी पर है, दैट्स ऑल। तो आपको लिखना है AP इज इक्वल टू BP, यानी AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और K का वैल्यू निकालिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस सच दैट, ये रेशो आ गई। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज जो 7.2 है उसमें भी इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ 2/5 की जगह कुछ और हो। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, बट रेशो 2/5 नहीं लेनी, क्योंकि रेशो आपको AP और BP की चाहिए। तो यहाँ मैंने AB लिख लिया, तो इसको कैसे मैनेज करना है दैट यू नो। 8th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, वो आप देख लेना। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इज दिस फाइंड X एंड Y। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड पॉइंट पे बेस्ड है। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB और इसका मिड पॉइंट है C, तो आपको XY फाइंड करना है। तो यू नो द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और आपको इसके साथ कंपेयर कर लेने, तो वहां से आपको X और Y की वैल्यू मिल जाएगी। जरूर करना बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे को बता देना। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके पास AB है और ये पॉइंट उसको डिवाइड कर है, तो रेशो आपको फाइंड करनी। तो रेशो K:1 लेट करो, सेक्शन फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट्स निकालो, जो P के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे उनको इनके साथ इक्वेट करके यू कैन फाइंड द रेशो K का वैल्यू। ठीक है, तो बच्चे ये थे हमारे अप टू चैप्टर 7। अब देखें यहाँ पर चैप्टर 1 यानी रियल नंबर से लेकर चैप्टर नंबर 7, ये सब मैंने बता दिया। इसमें आपका भी ट्राइंगल रह गया। अब ट्राइंगल का लास्ट दिन है, तो मैं उसी दिन बताऊंगा, जो उससे पहले बता दूंगा ट्राइंगल के क्या करना है आपको। बट 1 to 7 आज के दिन प्लीज परफेक्ट कर लेना, ट्राइंगल छोड़कर सभी चैप्टर्स। और जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है आज शाम को आपको मिल जाएगी, तो ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने जो मैं आपको बता रहा हूँ।
वैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या ही बताना है, पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी टिप्स पे होनी चाहिए, फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊंगा, उनको कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।